स्वागत है हमारे शो टॉक विद चित्रा में। टुडे आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड टू इनवाइट आवर गेस्ट मिस्टर DC Jain, the retired chief engineer of Water Resources Department of Government of Chhattisgarh. Mr. Jain has played a pivotal role in shaping the water resources management strategically and at the same time contributing to the sustainable development and infrastructure. Today we are feeling very blessed to have him here as a guest, and I would like all of you to welcome him with me. Welcome sir, welcome to our show Talk with Chitra. Thank you for inviting me, Chitra. Thank you so much sir. सर, अपनी प्रारंभिक शिक्षा और अपने करियर के बारे में हमें कुछ बताएं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा एक छोटे से कस्बे में हुई। उसके बाद मिडिल एजुकेशन एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस में हुआ और कॉलेज एजुकेशन जो है वो मेनिट भोपाल से हुआ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उसके बाद लगभग 3 साल तक रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जो अब एक NIT बन गया है, वहाँ अध्यापन का कार्य किया। उसके उपरांत मैं जल संसाधन विभाग में सहायक यंत्री के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। सर, अगर हमारे दर्शकों को एक वॉक थ्रू करा दें अबाउट द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन आवर स्टेट। डेफिनेटली। छत्तीसगढ़ राज्य 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 4 रिवर बेसिन्स आते हैं। महानदी रिवर बेसिन जो लगभग 65% है, फिर गोदावरी रिवर बेसिन जो बस्तर के एरिया कवर करता है वो लगभग 20% है। छोटा सा एरिया जो है नर्मदा बेसिन का आता है और अंबिकापुर सरगुजा का जो एरिया है वो गंगा बेसिन में आता है। छत्तीसगढ़ में जो मुख्य डैम्स हैं जो इंग्लिश पीरियड में स्वतंत्रता के पहले बन गए थे, उसमें रविशंकर डैम, गंगरेल डैम जिसको बोलते हैं वो है, और दूसरा तांदला डैम बिलासपुर में, खारंग डैम। इस तरह जब 1905 के आसपास लंबा अकाल पड़ा था तो उस समय की अंग्रेज सरकार ने इन रिजर्वायर्स का निर्माण किया था। उसके उपरांत इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे मेजर डैम बना वो हसदेव बांगो डैम है। इसके सिवाय बहुत सारे मीडियम स्कीम्स और माइनर स्कीम्स भी बने। छत्तीसगढ़ में सिंचाई का जो इतिहास है वो एवरेज था। यद्यपि हम नेशनल एवरेज से थोड़ा सा पीछे थे, लेकिन फिर भी कई स्टेट से आगे भी थे। मध्य प्रदेश से अलग होने के उपरांत छत्तीसगढ़ में कुछ मीडियम रिजर्वायर्स बने, जैसे मोगरा प्रोजेक्ट है, क्षीरपानी है, लेकिन कोई मेजर प्रोजेक्ट ऐसा सच नहीं बन पाया। पानी का जैसे उपयोग की बात करें तो महानदी बेसिन जो है, जिसमें हसदेव और शिवनाथ मुख्य सहायक नदियां हैं, वो काफी स्ट्रेस्ड जोन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो अधिकतर डेवलपमेंट है, जो मैदानी इलाका है, वो इसमें शामिल है। और इसी इलाके में पानी की आवश्यकता, चाहे वो कृषि के लिए हो, चाहे पेयजल के रूप में हो या इंडस्ट्रीज के लिए हो, वो सबसे अधिक है। और काफी कुछ दोहन हो चुका है। शिवनाथ बेसिन का काफी कुछ दोहन हो चुका है, तांदला और खरखरा, गोंदली जैसे रिजर्वायर्स के रूप में। एक जो पैरी सब बेसिन है, महानदी का जो पैरी सब बेसिन है, उसमें अभी हमारे पास कुछ एक्सेस पानी है, जिसमें रिजर्वायर्स बना के हम और पानी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य समस्या आती है रिजर्वायर्स बनाने में, वो जब फॉरेस्ट का डुबान होता है, कुछ
वाइल्ड लाइफ का एरिया जो कवर होता है तो उसके क्लियरेंस में समय लग जाता है, और वो हमारा जो डेवलपमेंट है उस पर अभी कुछ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इंद्रावती बेसिन जो है वो गोदावरी का सब बेसिन है। वो बस्तर का एरिया कवर करता है और मोस्टली ये फॉरेस्ट एरिया है। उसमें पानी का दोहन नहीं हुआ है, और वो पानी जो है वो गोदावरी में चला जाता है, और उसका जो उपयोग है नीचे के राज्य करते हैं। गंगा बेसिन में भी कुछ मीडियम प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें भी कुछ डेवलपमेंट की गुंजाइश है। तो इन नट से यदि हम कहें तो जो सबसे ज्यादा जहां पानी की आवश्यकता है और डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है वो महानदी बेसिन है, और हमें अभी पैरी पे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। हिस्ट्री में सर हम काफी समझ पाए काफी हद तक कि डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स कहाँ थे, कहाँ बने थे, बट अगर अभी प्रेजेंट सिनेरियो अगर हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में कहाँ पॉसिबिलिटी है डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स बन जाने की? जो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में हमें बनाना चाहिए वो गरियाबंद के पास एक बारूका डैम है, जिसको पैरी हाई डैम भी बोलते हैं जी। उसका निर्माण आवश्यक है। उससे रायपुर संभाग के पानी की काफी आवश्यकता को हम पूरी कर सकते हैं। उसके उपरांत एक बोधघाट प्रोजेक्ट जो बस्तर में स्थित है, उस पे जो है कार्य किया जा सकता है। तो सर ये सारे डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स कंस्ट्रक्ट करने में किस टाइप के चैलेंजेस जनरली फेस किए जाते हैं? इसमें शासन का एक बहुत अच्छे लेवल पे कमिटमेंट आवश्यक है, क्योंकि जो क्लियरेंसेस जो लगते हैं इन डैम्स में काफी बड़ा एरिया फॉरेस्ट का डुबान में आता है, और कुछ पॉपुलेशन भी डूब में आती है। जैसे मैं आपको पैरी हाई डैम के बारे में बता रहा था, तो उसमें गरियाबंद भी डुबान में आएगा। इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एक बहुत कमिटमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे मैंने पहले भी कहा। और यदि शासन चाहे तो एक स्टेट के लार्जर बेनिफिट के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स टेकअप किए जा सकते हैं। सर पानी के उपयोग को लेकर हम क्या चैलेंजेस फेस करेंगे? उसमें आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी हमारे पास जल उपलब्ध है उसके उपयोग के लिए कुछ इस तरह की प्रायोरिटी बनाई गई है कि सबसे पहला जो उपयोग है वो पेयजल के लिए करते हैं। पेयजल के उपरांत जो है कृषि के लिए करते हैं, और कृषि के बाद उद्योग के लिए करते हैं। तो अब चैलेंजेस जो आ रहे हैं कि रेनफॉल दिनों दिन कम होते जा रहे हैं, तो नेचुरली स्टोरेज भी हमारे पास कम आ रहा है, और डिमांड जो है वो शहरीकरण के कारण और औद्योगिकीकरण के कारण जो बढ़ती जा रही है। तो इन सब चीजों को हमें देखना है। जी सर, जो आपने अभी ये प्रायोरिटी बताई कि सबसे पहले पेयजल उसके बाद कृषि, तो क्या सर इस प्रायोरिटी के पीछे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होती है? जी हाँ, इसके पीछे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना रखी है ताकि जब पानी की कमी होती है तो हमें सबसे पहले पानी किसको देना है, तो ऑब्वियस जीवन के लिए सबसे जो आवश्यक है वो पेयजल है। और ये जब से ये सरकार की इस मुख्य अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की अमृत योजना आई है, और वो उसमें सरफेस वाटर से हमको पेयजल उपलब्ध कराना है। तो फिर सरफेस वाटर पे या जो हमारे डैम्स रिजर्वायर्स हैं उसके स्टोरेज पे एक और हमारा नया मतलब एक कमिटमेंट आ जाता है, जिसको भी हमको मीट आउट करना होता है। सरफेस वाटर की बात आ रही है और आप बोल रहे हैं कि सरफेस वाटर से ही हमको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का भी कमिटमेंट पूरा करना है। तो सर इसमें किस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अभी? इस चीज को आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि पानी की जो आवश्यकता है, पीने के पानी की जो आवश्यकता है वो रोज होती है,
और 12 महीने होती है। जबकि हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो सिर्फ रैनी सीजन में 2 महीने करीब लगभग होती है। तो हमको 2 महीने जो पानी की आवक होती है और उसका उपयोग हमें 12 महीने करना होता है। तो जो 10 महीने जो है वो स्टोरेज से ही इसका उपयोग करना होता है। और शहरीकरण होने के कारण, शहरीकरण बढ़ने के कारण, और अब तो गांव-गांव में भी इस तरह की पेयजल योजनाएं बन रही है, तो हमको पानी उसके लिए रिजर्व करके रखना होता है। तो जब पानी एक चीज के लिए रिजर्व करते हैं और पेयजल में कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, तो नेचुरली दूसरी चीजों में, दूसरी जो वाटर सप्लाईज है, चाहे वो कृषि की हो या इंडस्ट्रीज की हो, उसमें थोड़ा स्ट्रेस आता है। जी सर, हाउ इज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्टिंग द मैनेजमेंट एंड क्वालिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल राइट नाउ? ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरे विश्व में, जिसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट महसूस कर रहे हैं, उसके कारण नंबर ऑफ रेनी डेज कम हो गए हैं। पहले जैसे छत्तीसगढ़ की एवरेज रेनफॉल 100 सेंटीमीटर है, वो लगभग 60 दिनों में गिरा करता था। अब वही पानी जो है वो 40 दिन में गिर जाता है। तो नेचुरली बहुत सारा पानी जो है वो बह जाता है और इरेटिक रेनफॉल होता है। तो इसकी वजह से एक तो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग भी कम हो जाती है, और दूसरा जिन स्थानों पे हमारे पास पानी स्टोर करने के लिए रिजर्वायर्स नहीं हैं, वहाँ का पानी नदियों में व्यर्थ बह जाता है। तो सर, जो अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से आपने इश्यूज एड्रेस किए, उसको कैसे टैकल किया था सर? यह पूरे विश्व की एक गंभीर समस्या है और इसमें शासन के साथ पब्लिक को भी पार्टिसिपेट करना होगा। इसके लिए कुछ चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना होगा, जैसे कि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग है और रिसाइकलिंग ऑफ वाटर है। इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पानी और कहीं से उपलब्ध हो नहीं सकता। जितना पानी बारिश से हमको प्राप्त होता है, हमारे पास वही क्वांटिटी अवेलेबल है। अब उसका कितना बुद्धिमत्ता पूर्वक आप उपयोग कर सकते हैं, इस पे जो है कार्य किया जा सकता है और करना ही होगा। जी जी सर, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे पॉसिबल है? पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है वो दोनों जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग है, आप अपने घर में भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें। आपका जो भी छतों में पानी उपलब्ध आता है उसको जो है आप ग्राउंड में डालें। कुछ इसमें सहयोग जो है वो शासन स्तर से भी आवश्यक है कि किस स्थान पे ग्राउंड वाटर सबसे अच्छा रिचार्ज होता है, उन स्थानों को पिन पॉइंट किया जाए और वहां पे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जाए। तो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में जैसे कि हम तालाब बना सकते हैं, नदी नालों पे कुछ स्टॉप डैम से निकट्स बना सकते हैं, और ये जो शहर में जो नालियों से भी जो पानी निकलता है, बारिश का जो पानी निकलता है, उसको भी कुछ पॉइंट्स पे इकट्ठा करके उसकी भी रिचार्जिंग की कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ तक रिसाइकलिंग की बात है, तो वो घर में भी कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि हम जो अपना जो वेस्ट वाटर है किचन का या जो बाथरूम का है, उसको गार्डनिंग में उपयोग करें, वॉशिंग में उपयोग करें, और फैक्ट्रीज जो हैं वो पानी को रिसाइकल करके पुनः उसका उपयोग में लाएं। इस तरह से पानी को सेव कर सकते हैं। जी सर, धान की खेती स्पेशली जो समर पैडी क्रॉप्स होते हैं जिसमें बहुत पानी एक्सेसिव वाटर यूसेज होता है, सर इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं जी, और यहाँ की मुख्य क्रॉप ही धान है, और यहाँ जो खाने में भी धान का उपयोग सबसे ज्यादा, मतलब चावल का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। तो बारिश में जो धान की खेती होती है उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन गर्मी में जो सेकंड क्रॉप जो धान का लेते हैं उसमें बहुत ज्यादा पानी लगता है। मैं बताना चाहूंगा कि उसमें लगभग 4 गुना पानी लगता है,
और उसमें कुछ स्थानों पे लोग जो भूजल का दोहन करते हैं, भूजल को आप ऐसा समझिए कि वो आपका गवर्नमेंट आपका बैंकों में फिक्स डिपॉजिट है। वो जो फिक्स डिपॉजिट है वो आपको आपको आकस्मिक आवश्यकता पड़ जाए, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उस उपयोग के लिए आदमी बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखता है। उसी तरह से ग्राउंड वाटर होता है। जो पानी हजारों साल से ग्राउंड में इकट्ठा हुआ है, उसका हम इतना तेजी से दोहन कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो दोहन होता है वो धान के समर क्रॉप में होता है। तो उसको तो ये कहा जा सकता है कि वो एक क्रिमिनल वेस्टेज है पानी का, और उस पर रोक लगानी चाहिए, मुख्यतः उन स्थानों पे जहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। जी जी सर, छत्तीसगढ़ में ग्राउंड वाटर की क्या स्थिति है? ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज स्थिति है, और इसका जो है ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड होता है वो सभी ब्लॉक्स में इसका प्रतिवर्ष सर्वे करता है कि किस जगह पे ग्राउंड वाटर कितना उपयोग में आ रहा है या कितना जो है वो नीचे हो रहा है। तो कुछ ही ब्लॉक्स हैं रायपुर संभाग में, दुर्ग संभाग में, रायगढ़ में, जहाँ पे ग्राउंड वाटर तेजी से नीचे जा रहा है। बस्तर में ग्राउंड वाटर का कोई ऐसा विशेष इशू नहीं है, लेकिन जब से बिजली जो है गांव-गांव में पहुंच गई है और सोलर पावर इसकी भी अवेलेबिलिटी काफी अच्छी हो गई है, तो उससे डेफिनेटली इससे बहुत फायदे हैं। और रिमोट एरियाज में पेयजल के सिवाय सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं इससे एक्सेसिव दोहन भी होता है। लोग एक बार पानी चालू कर देते हैं, उसका स्विच बंद ही नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली फिर वो आप आपका जो फिक्स डिपॉजिट है उसको यदि आप इस तरह से बेतहाशा तरीके से उपयोग करेंगे तो कब तक चलेगा? तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सर, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट की ग्राउंड वाटर पे पॉलिसी आनी चाहिए? गवर्नमेंट की ग्राउंड वाटर पॉलिसी है और इसका शासन इस पे प्रयास भी कर रही है कि इसका ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो। So I guess here we come to an end of our conversation. But before wrapping up, सर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक मैसेज अगर देना चाहेंगे तो वो क्या होगा सर? हम लोग हर जगह पढ़ते हैं आजकल कि आने वाला जो विश्व युद्ध होने वाला है वो पानी के लिए होने वाला है, तो जिसके पास पानी है वो सबसे अमीर होगा, इसलिए पानी का जो है बहुत अच्छे से उपयोग करें। और पानी एक चीज और मैं एक मैसेज अपनी बात कहना चाहूंगा कि पानी ऐसा ना सोचे कि पानी सिर्फ मानव के लिए है, अन्य जो जीव जंतु हैं उसके लिए भी पानी उतना ही आवश्यक है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि नदियों का इतना ज्यादा दोहन कर लिया जाता है कि वो पूरी तरह से सूख जाते हैं, तो उसमें जो रहने वाले चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स हों या छोटे छोटे जो वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी वो बेचारे मर जाते हैं वो। तो इसमें एक मिनिमम फ्लो मेंटेन होना चाहिए रिवर्स में। रिवर्स के आज हम देख रहे हैं कि जो पेयजल है, जैसे चाहे रायपुर का हो, चाहे दुर्ग का हो, भिलाई का हो, इनकी जो पेयजल की सप्लाई है नदियों से होती है, और जो शहर का गंदा पानी है वो भी नदी पे ही मिलता है। तो इस पे एक पॉलिसी होनी चाहिए कि कोई भी गंदा पानी जो है वो नदियों पे इस तरह बिना सफाई के न मिले, वो आवश्यक है। Thank you sir, thank you so much for your time and for giving such an insightful episode. थैंक यू चित्रा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि मैं फिर मिलूंगी with another interesting personality. Until then, stay healthy, stay fit, keep learning and keep exploring. Thank you very much.